15 करोड़ लोग जो है मूव हुए यूरोप से अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में। अब इससे हुआ क्या, rather than यहाँ पे लाके कट करने के बजाय एनिमल यहीं पे इनका मीट बना दिया जाता था। जैसे जो कोई वर्कर माइन में काम करते थे उनको बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड रखा जाता था, ऐसा नहीं है कि आप इधर से उधर मूव कर सकते हो, नहीं। हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। हम लोग हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे, आज हमारा पार्ट 2 है, दी 19th सेंचुरी, 1815 से लेकर 1914। सो इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 100 years ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि कैसे 100 साल में वर्ल्ड कैसे चेंज हुआ। सो देयर वाज अ मल्टीपल फैक्टर्स जिसके कारण पूरी दुनिया चेंज हुआ। सो फैक्टर्स जैसे कि उनमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था, आज भी वही है, इकोनॉमी। इकोनॉमी, सोसाइटी, सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कई सारे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, बट हम लोग इतने बेसिस पे ही डिस्कशन कर रहे हैं। इकोनॉमी में 3 मेजर फ्लो थे जिन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, और ऐसा नहीं था कि अलग अलग सेपरेटली, इन लोगों का कॉम्प्लेक्स इंपैक्ट हुआ जिसके कारण पूरी दुनिया में बदलाव आया। तो उस बदलाव को हम देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3 मेजर फ्लोज थे, 3 मेजर फ्लो थे। नंबर 1, फ्लो ऑफ गुड्स। फ्लो ऑफ गुड्स का मतलब ट्रेड, ऑब्वियसली ट्रेड। दूसरा था फ्लो ऑफ लेबर, वर्कर, इसको हम लोग माइग्रेशन में कह लें, माइग्रेशन। एंड थर्ड था फ्लो ऑफ कैपिटल, कैपिटल यानी कि इन्वेस्टमेंट। तो कहीं पे इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में हुआ तो कहीं पे शॉर्ट टर्म, तो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट इन्वेस्टमेंट किया गया। तो हम लोग देखो ये सारा का सारा, क्योंकि सबका एक कॉम्प्लेक्स इंपैक्ट पड़ता है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को हम देख भी रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी, और इसको डिस्कस करने के लिए हम लोग स्टोरी समझते हैं ब्रिटेन का। ब्रिटेन, एक बात याद रहे, आप दिमाग में रखिएगा, हम 1815 से 1914 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, इसको अच्छे से समझते हैं कि ब्रिटेन में क्या हुआ। जो ब्रिटेन की स्टोरी से वही पूरे वर्ल्ड का भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अगर हम चीजों को, जितना हमें अभी नॉलेज है उसके हिसाब से हमें ये पता है कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप में पहले हुआ। आज जो प्रेजेंट टाइम में हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखते हैं तो फर्स्ट इन यूरोप। अगेन क्लियर विजुअलाइजेशन जरूरी है, इसलिए मैं यहां पे मैप बना देता हूं, ठीक है। एक छोटा सा ही मैप बना रहा हूं ताकि आप चीजों को अच्छे से विजुअलाइज कर सको। ओके,
तो जो सबसे पहला अगर कहा जाए प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, जो सबसे शुरुआत का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ वो हुआ ब्रिटेन, और उसमें ब्रिटेन में भी सबसे पहले इंग्लैंड में। अगर शुरुआत कहा जाए तो सबसे पहले इंग्लैंड में। इंग्लैंड कहाँ पे? ये रहा, इस वाले जोन के। तो ब्रिटेन में सबसे पहले, आई मीन यूरोप में सबसे पहले ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। वो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो आउटकम रहा वो ये था, फैक्ट्री सेटअप होना, फैक्ट्री का सेटअप होना। फैक्ट्री सेटअप का मतलब ये था कि अर्बन सेंटर्स बनना, अर्बन सेंटर्स। तो जब हम बात करते हैं अर्बन एरियाज का, ये हमारे कंसेप्ट भी है, इसको समझो आप अच्छे से। इसीलिए हर एक माइन्यूट पॉइंट्स को जो है अच्छे से समझना रहता है। जब बात करते हैं अर्बन एरियाज का, तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कम होता है, ठीक है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के बजाय सेकेंडरी या टर्सरी टाइप के एक्टिविटीज ज्यादा होने लगते हैं। तो अर्बन एरियाज का मतलब हो गया एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कम होना। अब यहां का अगर सिनेरियो देखोगे तो जिस तरीके से उस यूरोप में 19th सेंचुरी में जिस तरीके से पॉपुलेशन राइज हुआ था, पॉपुलेशन राइज, उस रेशियो में जो है फूड प्रोडक्शन राइज नहीं हुआ। फूड प्रोडक्शन नॉट राइज। उस तरीके से फूड प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ था। इवन फूड प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम था। तो फूड प्रोडक्शन ना होने के कारण, ठीक है, फूड प्रोडक्शन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ना होने के कारण फूड का जो प्राइस था, प्राइस ऑफ फूड हाई। उस टाइम पर फूड का प्राइस जो है बहुत हाई था। अब एक सिनेरियो आप समझो अच्छे से। हम लोग जिस टाइम की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे कहीं ना कहीं जो है, जो एग्रीकल्चर होल्ड करने वाले बिग लॉर्ड्स थे, उनका कंट्रोल जो है यूरोप पे अच्छा खासा था। आई मीन ये स्पेशली हम लोग केस डिस्कस कर रहे हैं ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन में जो फूड प्रोडक्शन करने वाले थे, उनका जो है होल्डिंग बहुत अच्छा था। अब दूसरा, जो अर्बन सेंटर्स में जो वर्कर्स थे, इसको आप समझो, जो अर्बन सेंटर्स में वर्कर्स थे, ऐसा नहीं था कि उनके पास वहां पे जहां पे वो फैक्ट्री में वर्क कर रहे, उनके पास जो है एग्रीकल्चर फील्ड हो तो वो प्रोड्यूस कर ले। नहीं, उनके पास सिर्फ पैसा है। दे हैव ओनली मनी विच दे हैव वर्क अर्न थ्रू दी वर्क। अपने काम से जो उन्होंने पैसा कमाया हुआ है, उनके पास अब ये ऑप्शन नहीं है कि जो है वो एग्रीकल्चर यानी कि फूड प्रोडक्ट, उनके पास एक ही चीज है कि वो फूड को खरीदे। अब फूड को खरीदना चाहते हैं लेकिन प्राइस उसका हाई है। तो अब तीन बात समझो, इसको मैं मिटाता हूं फिर डिस्कस करते हैं। ये सब चीजें नोट आप कर लेना। अभी हम लोग इकोनॉमी के प्रोस्पेक्ट से सारी चीजें इसमें कवर हो जाएगा। अब इसमें तीन पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। एक तो बिग लॉट्स, बिग लैंड लॉट्स जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, और एक पीपल, लोग। तो लोग में सभी आ गए, वर्कर्स भी आ गए, ये सारे लोग ये चाहते हैं, इनका ये क्या चाहते हैं, व्हाट दे वांट फूड ग्रेन एट लो प्राइस,
और ये चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा अर्न करना, तो ये चाहेंगे ना फूड ग्रेन एट हाई प्राइस, यानी कि अगर हाई प्राइस में बिक रहा है तो इनके लिए बड़ी अच्छी बात है, बट ये ज्यादा देर सस्टेन नहीं करेगा। तो अब गवर्नमेंट भी चाहेगी, देखो डेमोक्रेसी तो जो है अगर देखा जाए अब ब्रिटेन में तो वो 18वीं शताब्दी में ही आ गया था, बहुत पहले ही आ गया था। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है पब्लिक के विल को टेक केयर करेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो गवर्नमेंट अभी करेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि किसी भी तरीके से इफ एनी हाउ सप्लाई ऑफ फूड इंक्रीज, अगर किसी तरीके से फूड का सप्लाई इंक्रीज हो जाए तो प्राइस अपने आप को हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन, इमीडिएट सॉल्यूशन था इंपोर्ट करना। लेकिन जैसे ही इंपोर्ट किया जाएगा सामान, प्राइस डाउन होगा, तो ये बिग जो लैंडलॉर्ड्स थे इनके लिए जो है बहुत ही हार्मफुल हो जाएगा। ये इसके अगेंस्ट थे, ये लोग बिग लैंडलॉर्ड्स जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स थे वो जो है इंपोर्ट के अगेंस्ट थे। तो उन्होंने, क्योंकि इनका कंट्रोल था गवर्नमेंट में, बेशक गवर्नमेंट पब्लिक के विल के लिए काम करे, लेकिन ऑब्वियस है ये चीज देखने को ही मिलता है कि जो ज्यादा पैसे वाले रहते हैं वो गवर्नमेंट को होल्ड करते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं। तो इन्होंने गवर्नमेंट से कह के एक लॉ पास करा दिया, द गवर्नमेंट पास्ड लॉ, जिस लॉ के अंतर्गत इन्होंने इंपोर्ट को बैन कर दिया, फूड इंपोर्ट बैन ऑन फूड, स्पेशली कॉर्न के इंपोर्ट पे बैन लगा दिया गया। इसको बोला गया कॉर्न लॉ बोला गया। पब्लिक ने क्या किया, पीपल जो आम पब्लिक थे, पीपल स्टार्ट टू प्रोटेस्ट इस लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है, प्रोटेस्ट के कारण बाद में रिमूव कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया उस लॉ को। अब इससे हुआ क्या, इस लॉ के हटते ही प्राइस डाउन हो गया, इनकी अर्निंग कम हो गई। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर उगाना ही बंद कर दिया कि भाई जब लो प्राइस में मिल रहा है तो मैं क्या ही करूंगा चीजों को प्रोड्यूस करके, और ऐसा होता भी है। इन्होंने जब उगाना बंद कर दिया तो इनके फॉर्म में कई सारे वर्कर्स, कई सारे एग्रीकल्चरल वर्कर वर्क कर रहे थे, एग्रीकल्चरल लेबर वर्क कर रहे थे। अब इन्होंने जब, जैसे होता नहीं, एग्रीकल्चर लैंड को ही अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया, मींस लेफ्ट अनकल्टिवेटेड छोड़ने के कारण अब ये जो एग्रीकल्चर लेबर थे दे अनएम्प्लॉयड, अब ये अनएम्प्लॉयड हो गए। ये अनएम्प्लॉयड होने के कारण इनके पास एक ही ऑप्शन था, दे मूव इधर टूवर्ड्स सिटीज या अर्बन एरियाज, फैक्ट्री में वर्क करने के लिए। लेकिन अर्बन एरियाज में भी जब ये जाते थे तो वहां पे ऑलरेडी वर्कर्स बहुत सारे हैं, तो वर्कर्स का वैसे ही डिमांड बहुत हाई हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आल्सो स्टार्ट टू माइग्रेट अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड, दूसरे एरियाज में जाने लगे। जैसे इन लोगों ने माइग्रेट किया अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ऐसे कई जगह, कई एरियाज में इन लोगों ने क्या किया, यूरोप वाले लोगों ने माइग्रेट किया। तो अगर मैं सिर्फ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का डेटा लूं, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सारा जो चल रहा है
ये जो सारा जो स्टोरी चल रहा है ये 1815 और 1914, तो लगभग लेट 19th सेंचुरी में 50 मिलियन लोग, 50 मिलियन पीपल माइग्रेटेड टू 50 मिलियन पीपल माइग्रेटेड टू अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया ओनली। और अगर सारे कंट्री को कंसीडर कर लो तो उसमें 150 मिलियन देखने को मिलेगा। 50 मिलियन लगभग 5 करोड़, 150 मिलियन का मतलब 15 करोड़, 15 करोड़ लोग जो है मूव हुए यूरोप से अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में। ठीक है, व्हाट दे डिड, ये जहां पे भी जाते थे इनको करना क्या था, एग्रीकल्चर, क्योंकि ये जिस टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं इस टाइम पे कंटिन्यूअसली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, अर्बन एरियाज बढ़ रहे थे, अर्बन एरियाज बढ़ रहे थे, एक नए फॉर्म ऑफ पीपल यानी कि वर्कर्स क्लास जो है आ रहा था, वर्किंग क्लास पीपल जो है सोसाइटी के अंदर आ रहे थे। ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी तो कर नहीं रहे थे, बट इनको जो है फूड चाहिए, ठीक है, फूड चाहिए। इसके अलावा जो कॉटन से बनने वाले कपड़े हैं, अब वो तो वैसे बनेंगे नहीं, तो वो भी तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में ही आता है। फूड चाहिए, कपड़े चाहिए, तो चाहिए। अब इनके सप्लाई के लिए अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में ये लोग जो जाते थे वहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते थे और भी इस तरीके की एक्टिविटी। अब ये जहां पे भी जाते थे ये कहाँ बसते थे, पीपल जो माइग्रेट करते थे, माइग्रेट करने के बाद ये बसते थे कोस्टल एरियाज में, कोस्टल एरियाज हो गए, या फिर ऐसी जगह जहां पे अच्छा खासा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी फ्लरिश हो सके। उस एरियाज में क्या करना, जो भी प्रोडक्शन हो रहा था उसको कोस्टल एरिया में लेके आना, फिर उसको सेंड करना, एक्सपोर्ट टू यूरोप। तो वो चाहे इंक्लूडिंग इंडिया से भी था सामान, वो भी कहां पे एक्सपोर्ट हो रहा है, यूरोप में। ऑस्ट्रेलिया से सामान कहां जा रहा है, यूरोप में। अमेरिका से भी यूरोप में, हर जगह से सामान जा कहां रहा है, अल्टीमेटली यूरोप में। और इस प्रोडक्शन, इससे अर्निंग हो रही थी। अब सोचो इस एक गुड्स के मूवमेंट के कारण, इस गुड्स के मूवमेंट को इंश्योर करने के लिए कई सारे पीपल मूवमेंट हुए, पीपल माइग्रेट हुए, कई सारे लेबर जो है माइग्रेट हुए, इस तरीके के वर्क में इंडल्ज हुए। और अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ये लोग जहां पे भी जाके बसे हैं, अपना घर बनाए हैं, होम बनाए हैं, इवन एक्सपोर्ट को यानी कि सप्लाई को बढ़ाने के लिए रेलवे सिस्टम बनाए हैं, है ना, हार्बर्स बनाए, कोस्टल हार्बर्स बनाए कई सारे। तो ये सब क्या लगा, इट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट, इट रिक्वायर्स मनी, कैपिटल। सो इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ा, इन लोगों ने इन्वेस्ट किया इन दोज एरियाज। जैसे एग्जांपल के लिए अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी अगर लोकल एरिया में देखें तो पंजाब एरिया में भी इन लोगों ने कैनाल वगैरह, ऐसी जगह जहां पे जो है डेजर्ट वाला एरिया है वहां पे भी इन लोगों ने कैनाल, अंग्रेजों ने उस टाइम पे कैनाल वगैरह का सिस्टम सेटअप करके कॉटन और व्हीट का प्रोडक्शन वहां पे शुरू कर दिया था। तो आप ये 19th सेंचुरी का इकोनॉमिक वर्ल्ड है ना जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो जस्टिफाइड हुआ, कैसे लेबर मूवमेंट हुआ, कैसे कैपिटल मूवमेंट हुआ, है ना, होम बनाने के लिए, रेलवे, हार्बर, इन सब चीजों को बनाने के लिए, है ना। और ज्यादातर जो उस टाइम पर हमारा सप्लाई हो रहा था वर्ल्ड ट्रेड का, वर्ल्ड ट्रेड, पहली बात तो इस 100 इयर्स में लगभग 40 टाइम्स, जितना पहले 100 इयर्स पहले सप्लाई हो रहा था 40 टाइम्स ज्यादा सप्लाई होने लगा। दूसरी बात 60% जितना भी प्रोडक्ट था उसका 60% प्राइमरी गुड्स थे। प्राइमरी गुड्स का मतलब जैसे कि एक तो फूड हो गया, ठीक है, फूड हो गया, दूसरा कॉटन हो गया, लोगों को कपड़े चाहिए, कॉटन हो गया, तीसरा मिनरल्स हो गए जैसे कि कोल वगैरह इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए। तो मेजॉरिटी ऑफ दी जो एग्रीकल्चर या फिर कह सकते हो मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रेड था वो प्राइमरी गुड्स थे,
है ना। प्राइमरी गुड्स का सिंपल मीनिंग यही है, विच डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द नेचर विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है, ओके, आगे डिस्कस करते हैं, इसको मिटाते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन को, यानी कि जो 100 ईयर्स में पूरे वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म हुआ, इसको हम विदाउट टेक्नोलॉजी तो इमेजिन कर ही नहीं सकते। सो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, उस टाइम पर अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रोल यूरोपियंस का ही था। यूरोपियंस का कंट्रोल होने के कारण ये चाहते ये थे कि जो भी इनके लिए रॉ मटेरियल्स है वो इजी वे से इनके यहाँ पे पहुंच सके। तो इनका टेक्नोलॉजी, जैसे कि फास्ट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड इंफॉर्मेशन, तो ऐसा नहीं था कि जो है टेक्नोलॉजी और भी चीजों में नहीं इवॉल्व हुआ, बट ये मेजर थे। गुड्स, उसमें भी गुड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिस पे ज्यादा फोकस किया गया। तो इसके लिए डेवलप किया गया रेलवे। रेलवे जो कहीं पे भी, जैसे मान लीजिए अमेरिका में इनका कॉलोनी है, तो अमेरिका में जो हिंटरलैंड यानी अंदर के एरियाज में जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, उसको कितना ज्यादा से ज्यादा जो है कोस्टल एरिया में लाया जा सके। तो ये तो हिंटरलैंड के लिए हो गया, अंदर वाले एरिया से। अब इसको वापस से शिप से ही भेजना है, पानी के जहाज से ही भेजना है, तो एक तरीके से आप कह सकते हो स्टीम ऑपरेटेड शिप्स। अब स्टीम से चलने वाले जो शिप थे, इनकी स्पीड अच्छी खासी थी, इनकी हाई स्पीड थी। और इतना ही नहीं चाहिए, इनका साइज भी बड़ा चाहिए, तो लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज। ऐसे ही रेलवे लार्जर इन साइज होना चाहिए। इंफॉर्मेशन के लिए टेलीग्राफ, कि एटलीस्ट ये तो पता चले कि डिमांड कितना है, ये सारी चीजें। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे कई सारे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुए। तो उसका एक स्टोरी हम लोग समझते हैं। हुआ क्या कि ब्रिटेन, आई मीन यूरोप में जो है, यूरोप में जो मीट का कंजम्पशन था वो अमेरिका से आता था। यूरोप में अमेरिका से आता था एनिमल। अब क्योंकि अगर मान लो इन लोगों ने एनिमल को कट कर दे, होता क्या था कि ये लाइव एनिमल जो है, लाइव मतलब जो जिंदा एनिमल जानवर थे खाने के लिए, लाइव एनिमल ये होते थे, मूव करते थे, मूव फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप आता था। बट आप समझो, लाइव एनिमल होने के कारण पहला चीज, एक तो ये एरिया ज्यादा कवर करते थे, मोर एरिया कवर का मतलब, मोर एरिया कवर का मतलब ज्यादा जगह घेरते थे ये लाइव एनिमल्स। इनमें से कई सारे इल हो जाते थे, बीमार हो जाते थे, डिजीज हो जाते थे, उनको बीमार हो जाते थे। और कुछ को तो मान लो कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाता था, या तो पानी के जहाज में कहीं समुद्र में गिर गए, सो समहाउ कुछ लॉस कर जाते थे। तो जिसके कारण जो यूरोप जो पहुंचते थे वो बहुत ही लेस, और जहां पे ये पहुंचते थे यूरोप में, वहीं पे इनका स्लॉटर किया जाता था। अब एक तरीके से लेस पहुंचने का मतलब लेस सप्लाई, लेस सप्लाई का मतलब ये था हाई प्राइस। हाई प्राइस था मीट का, तो इनका जो मीट होता था वो बहुत ही ज्यादा महंगा बिकता था। उसका रीजन यही था कि इनका सप्लाई अच्छा खासा ना होने के कारण। और ये कहानी था 1870 तक, 1870 तक। अब हुआ क्या, 1870 के बाद जो है साइंटिफिक रिसर्च होके रेफ्रिजरेटेड शिप आने लगी, रेफ्रिजरेटेड शिप। अब इससे हुआ क्या, रादर देन यहां पे लाके कट करने के बजाय एनिमल यहीं पे इनका मीट बना दिया जाता था, कट कर दिया जाता था। और ये
पहले से ज्यादा अमाउंट यानी क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में मीट जो है आ जाता था, और वो जब जहाज से यहाँ पे पहुंचता था तो सप्लाई एक तरीके से रेफ्रिजरेटेड शिप से मीट सप्लाई वो बढ़ गया। और ये सिर्फ यहीं से नहीं, आप सोच के देखो, ये जो है ना सिर्फ अमेरिका से ही नहीं, अफ्रीका से भी आने लगा, ऑस्ट्रेलिया से भी आने लगा, इधर से भी आने लगा, हर जगह से सप्लाई बढ़ गया। सप्लाई बढ़ने के कारण जो है प्राइस जो है स्टेबल हो गया, यानी कि लगभग ऑलमोस्ट एवरी यूरोपियन एबल टू अफोर्ड द मीट, अच्छा खाना खाने लगे। ठीक है, अच्छा खाना खाने लगे, उनका पेट भरा था। दैट इज द रीजन एक साइड में तो ये पीसफुल लाइफ जी रहे थे, लेकिन यही पीसफुल जो है पूरे अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में इंपीरियलिज्म को प्रमोट कर रहा था। मतलब खुद का तो पेट भरा था, ज्यादा से ज्यादा कॉलोनी यानी कि अपने साम्राज्य बनाने की चाह जो है ये बनने लगी थी। ये हम लोग 1870 के बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे इंपीरियलिज्म जो है कॉलोनियलिज्म में कन्वर्ट हुआ, अब इसके आगे देखते हैं। ठीक, आई होप कि आपको एक एग्जांपल से जो है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी समझ में आ गया होगा। ठीक, कैसे ये कॉलोनियलिज्म में कन्वर्ट हुआ, इसको जो है थोड़ा सा ग्लिम्स अभी देख लेते हैं। इसको मैं मिटाता हूं। तो लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म कॉलोनी फॉर्म करना, ISM रिप्रेजेंट करता है आइडियोलॉजी। मींस जो यूरोपियंस थे उनका एक तरीके से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बन गया कि कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा कॉलोनी फॉर्म करें। अगर आपने पिछले चैप्टर्स को रीड किया होगा तो कैसे 1870s के आसपास जो है यूरोप में काफी सारे कंट्रीज जो इंडिपेंडेंट हो गए, काफी सारे पावरफुल हो गए, और ये जो है अपने में ही सफिशिएंट थे कि अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड को कंट्रोल करना। तो सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं था जो कॉलोनी बना रहा था, इसके अलावा जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस का तो खूब झगड़ा भी चला है, फ्रांस और भी कई सारे। इन लोगों ने, अगर हमें एक एग्जांपल देखना है तो पहले हम लोग एक अफ्रीका का एग्जांपल लेते हैं। आप अगर देखोगे इन लोगों ने क्या किया, आपस में कॉलोनी को लेकर लड़ाई चलती थी, इनका वॉर चलता था कॉलोनी को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करना। और ये आपस में क्या करते थे, लैंड को डिवाइड कर, मतलब रह रहे हैं यूरोप में और डिवाइड कर रहे हैं अफ्रीका को। तो आप अफ्रीका को अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आपको पैटर्न में जो है कंट्रीज मिलेंगे, इस तरीके के पैटर्न में, मींस समहाउ रेक्टेंगल और इस तरीके के पैटर्न में मिलेंगे। मींस इन्होंने, ऐसा लगता है जैसे एक रूलर लिया और ड्रॉ कर दिया कि चलो ये वाला एरिया मेरा हो गया, और ये, तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, कॉलोनी फॉर्म किया और इन कॉलोनीज को डिवाइडेड अमंग देम कि ये मेरा एरिया है और ये मेरा। तो ऐसा सिर्फ ये से नहीं, यूएस ने भी किया। यूएस बाय डिफॉल्ट एक कॉलोनी था, बाद में जब खुद को आजाद कर लिया तो इन्होंने भी कॉलोनी बनाया। इवन इन्होंने जो है स्पेन के कॉलोनी को अपने कब्जे में कर लिया था, पहले जो कॉलोनी स्पेन के कब्जे में था। ठीक है, आप चाहे ऑस्ट्रेलिया को देखोगे, ऑस्ट्रेलिया का भी लैंड स्ट्रक्चर आपको ऐसे ही मिलेगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन टाइप का, जैसे किसी ने एक रूलर से पूरे कंट्री को डिवाइड कर रखा है। तो लेट 19th सेंचुरी यानी कि 1880s के बाद बहुत ज्यादा कॉलोनियलिज्म फ्लरिश हुआ। कॉलोनियलिज्म का मतलब यही हो गया कि जो इनका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी था वो ऐसा बन गया कि हमें ज्यादा से ज्यादा कॉलोनी फॉर्म करना है। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने देखा, इसको मैं मिटाता हूं, आगे डिस्कस। सिर्फ टेक्नोलॉजी और साइंस ही नहीं थे जिन्होंने हेल्प किया जो है अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड को कंट्रोल करने में यूरोपियंस के द्वारा, क्योंकि जो चेंजिंग वर्ल्ड है उसमें सबसे मेजर रोल प्ले किया था कॉलोनियल फॉर्मेशन, है ना। कॉलोनी का फॉर्मेशन ही अलग फॉर्म ऑफ वर्ल्ड को बिल्ड किया था। तो सिर्फ इकोनॉमी और साइंटिफिक इवोल्यूशन ही नहीं था, एक और भी चीज था जिसको बोलते हैं आप डिजीज।
इन्हीं में से एक डिजीज था रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट, अ काइंड ऑफ कैटल प्लेग। कैटल प्लेग, जानवरों में होने वाला डिजीज। अगर आपको इसको थोड़ा सा विजुलाइज करने में प्रॉब्लम है तो आप अभी समझ लो, जैसे हम लोगों में चिकन पॉक्स होता है, वैसे ही एक तरीके का जानवरों का चिकन पॉक्स है, अ काइंड ऑफ वायरस डिजीज। इस एक डिजीज ने कैसे पूरे इतना बड़ा अफ्रीका, वास्ट एरिया को कॉलोनी बनाने में, यानी कि कैप्चर करने में मदद किया। पूरा का पूरा एरिया अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स नहीं, पूरे यूरोपियंस के कंट्रोल में कैसे आए, इसको समझो आप। तो जब हम लोग बात करते हैं अफ्रीका का, तो अफ्रीका में बहुत ज्यादा लोग नहीं है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन तो कम है, एनिमल्स अच्छे खासे हैं। इन लोगों के पास अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो इनके पास एक एनिमल है और दूसरा ह्यूज लैंड। क्योंकि आप वास्टनेस देखो अफ्रीका का, ठीक है, इतना ज्यादा वास्ट है, सबसे बड़ा माना जाता है एरिया में, तो सभी के पास ऑन एन एवरेज अच्छा खासा लैंड सरफेस था। अब जब ब्रिटिशर्स, यानी कि जब यूरोपियन, नॉट ओनली सिर्फ एक ही नहीं थे, जब यूरोपियन अफ्रीका आए तो इनका पर्पस था दो चीज। एक तो यहां से मिनरल एक्सट्रैक्ट करना, और दूसरा था प्लांटेशन, कि यहां पर जो है प्लांटिंग एक्टिविटी करना। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि कोई भी अफ्रीका का पर्सन जो है लेबर बनने के लिए तैयार नहीं था। मीन्स नोबडी वांट टू डू लेबर वर्क बिकॉज ऑलरेडी दे हैव लैंड, एनिमल्स, ये सारी चीजें पहले से ही इनके पास अवेलेबल था, तो इनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था लेबर बनने में। तो यूरोपियंस ने क्या किया, जिस एरियाज को कवर करते थे, ठीक है, बाय द वे ये रिंडर पेस्ट हुआ है 1880s के बाद का स्टोरी है, ठीक है, हम लोग उसके कॉन्टेक्स्ट पे आएंगे, पहले इसको समझते हैं। तो इन्होंने क्या किया, यूरोपियंस ने लेबर गेन करने के लिए, कि जो अफ्रीकन पीपल है वो भी वर्क करे एज ए लेबर, तो इन्होंने पहले तो शुरुआत में इन्होंने इनहेरिटेंस लॉ को चेंज किया। इनहेरिटेंस का मतलब जैसे एक पेरेंट्स है, पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी होगी वो बच्चे की हो जाएगी, है ना, बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ये तरीके। इन्होंने इनहेरिटेंस लॉ में ये बदलाव किया कि कोई फैमिली का वन मेंबर ही होगा जिसके पास लैंड होल्ड करने की कैपेसिटी होगा अंडर द लॉ। एक तो इन्होंने ये किया, इनको ध्यान में रखिएगा, इनको चाहिए एग्रीकल्चरल लेबर, ठीक है, मिनरल माइन करने के लिए, माइनिंग एक्टिविटी करने के लिए लेबर चाहिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने के लिए लेबर चाहिए। बट यहाँ के लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि उनके पास भाई लैंड सरफेस ऑलरेडी बहुत सारा है और एनिमल्स अवेलेबल है, तो उनका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो उनके लायक था वो अच्छा खासा वो लोग जी रहे थे, तो वो इंटरेस्टेड नहीं थे। तो यूरोपियंस ने क्या किया, वहां के इनहेरिटेंस लॉ में चेंज किया, जिसके कारण जिन लोगों के पास अब लॉ लैंड नहीं रहेगा तो उनको तो काम करना पड़ेगा। दूसरा जो इवेंट हुआ वो था रिंडर पेस्ट। अब हुआ ये कि अफ्रीका में एक कंट्री है छोटा सा बड़ा, इरिट्रिया। अब यहां पर जो है इसको इन्वेड करने के लिए इटालियन आर्मी आई थी, इटालियन आर्मी। इन आर्मी ने ब्रिटिश एशिया, यानी कि मान लो इंडिया या फिर जो भी इन लोगों ने कहा, यहां से इंपोर्ट कराया कैटल अपने फीड के लिए। और जिस कैटल को इन्होंने इंपोर्ट किया वो जो है डिजीज, उसको जो है एक बीमारी था, दैट इज रिंडर पेस्ट जो है बीमारी था। अब यहां पर एंट्री होने के कुछ ही समय में, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2-4 साल के अंदर ही जो है ये यहां तक फैल गया, पूरा वेस्टर्न यूरोप, मीन्स इरिट्रिया यहां से एंटर हुआ बीमारी वो, और यहां तक फैल गया। अब ये करता क्या था, ये जानवरों को जो है पूरी तरीके से, मतलब बीमारी से उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर देता, फाइनली डेथ हो जाता था। तो ये फायर की तरफ पूरा फैल गया और फाइनली फिर ये साउथ में भी फैला।
1890 तक, 1890 तक, 1890 1892, 90% ऑफ कैटल, 90% ऑफ कैटल डाइड बिकॉज ऑफ रेंडर पेस्ट। इस रेंडर पेस्ट डिजीज के कारण 90% ऑफ कैटल जो है मर गए। अब ऐसे बहुत सारे पीपल हो गए जिनके पास ना तो लैंड है और ना ही उनके पास क्या था, एक एनिमल जिनके भरोसे वो लोग, जिनके ऊपर वो डिपेंडेंट थे। तो ये चीज कन्वर्ट किया इनको जो है एग्रीकल्चरल, और दैट टर्न देम इनटू एग्रीकल्चरल एंड माइंड लेबर। तो जैसे जो कोई वर्कर माइन में काम करते थे उनको बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड रखा जाता था। ऐसा नहीं है कि आप इधर से उधर मूव कर सकते हो, नहीं, आप बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड जोन में रहोगे, आपका मूवमेंट अलाउ नहीं रहेगा, आपका फ्रीडम बर्बाद हो जाएगा, ऐसे बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो ये था रेंडर पेस्ट, जिसने समहाउ अफ्रीका के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। एंड जो लोग इंडिपेंडेंट थे फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से, दे बिकम डिपेंडेंट फॉर देयर अर्निंग ऑन द यूरोपियंस। और किस बात से? उनको मजबूरी में अब कहां पे वर्क करना पड़ रहा था? एग्रीकल्चर फील्ड में और माइंस में काम करना पड़ रहा था, ठीक है। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कैसे पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर रहा है ये, ठीक। आगे देखते हैं। सो 19th सेंचुरी जहां एक तरफ जो है फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखा रहा था, फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, वहीं पे दूसरी तरफ माइजरी को भी दिखा रहा था, मतलब गरीबी। एक तरफ जहां टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दिखा रहा, वहीं दूसरी तरफ लोगों के साथ होने वाले अन्याय। एक तरफ जहां पे लोगों का हाई इनकम शो कर रहा, वहीं पे दूसरे तरफ लोगों की पॉवर्टी। तो इसी कंटेक्स्ट में एक टॉपिक हम लोग आगे डिस्कस करते हैं अबाउट द इंडेंचर्ड लेबर। तो सबसे पहले इंडेंचर्ड का मतलब समझते हैं। इंडेंचर का मतलब था एक तरीके का फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड लेबर फॉर सेट पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो है एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट था। तो इस जो इंडेंचर्ड लेबर थे, ये ज्यादातर क्या, मोस्टली समझ लो, ज्यादातर ही लोग, ज्यादातर जो है वो इंडिया से ही थे। और ये जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत दूसरी जगह पे जाके वर्क किए, माइंस में, प्लांटेशन फैक्ट्रीज में, इन सब जगह पे जाकर इन्होंने वर्क किया। तो अब इसको आप समझो, इंडिया में हुआ क्या कि पहले तो इंडिया में जो है कॉटेज इंडस्ट्री हुआ करता था। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब छोटे छोटे होम बेस्ड इंडस्ट्री हुआ करता था। उस होम बेस्ड इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया अंग्रेजों ने, उस होम बेस्ड इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद इन्होंने जो है, जो लैंड वगैरह था, लैंड रेंट ये हाई हो गया, तो लोगों को सरवाइव करना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच जो एम्प्लॉयर थे, इन्होंने अपने एजेंट हायर किए कि तुम मुझे वर्कर ला के दो। और इनको क्यों चाहिए? अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में इन्होंने जो प्लांटेशन एरियाज कैप्चर कर रखा है, उस पे वर्कर चाहिए। इसके अलावा
माइन एरियाज में वर्कर चाहिए, तो इन्होंने एजेंट हायर किए। एजेंट जाके लेबर से मींस जो पर्टिकुलर, जैसे एग्जांपल के लिए आपको मोस्ट ऑफ द पीपल मिलेंगे कहाँ के, यूपी और बिहार के। इसके अलावा आपको सेंट्रल इंडिया और साउथ तमिलनाडु, आंध्रा, इन सब जगह से भी मिलेंगे। तो इन लोगों का जरूरत था, जॉब चाहिए, लाइफ को चेंज करना है, और बड़े अच्छे अच्छे प्रॉमिस के साथ जो है एजेंट इनको क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे अपने ल्यूक्रेटिव ऑफर के साथ। इसके बदले एम्प्लॉयर इनको क्या देते थे, कमीशन देते थे, पैसे पे करते थे। अब इस चक्कर में प्लांटेशन और माइंस का मतलब कहाँ कहाँ पे है, जैसे कुछ तो कैरिबियन आइलैंड्स में, जैसे ट्रिनिडाड हो गया, टोबैगो हो गया। अभी के टाइम पे जो कैरिबियन आइलैंड, वेस्ट इंडीज वगैरह आप देखते हो, ये सारे के सारे हमारे इंडियंस के ही लोग हैं। आपको अगर कुछ क्रिकेटर्स के नाम पता होगा, जैसे कि चंद्रपॉल, राम नरेश, ऐसे करके दो चार क्रिकेटर्स, वो सबका ओरिजिन जो है इंडियंस ही है। तो अगर आप देखोगे तो इंडेंचर्ड लेबर का जो कॉन्ट्रैक्ट था, इसका जो है, इसके हेल्प से इन्होंने फिजी जैसे कंट्री, फिजी आपको आगे मिलेगा, यहाँ पे फिजी मिलेगा, फिजी जैसे कंट्री में भेजा इंडियंस को। मॉरिशस यहाँ पे मिलेगा, मॉरिशस आपको इंडियन ओशन में, मॉरिशस में भेजा। अदर पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन में रहने वाले कुछ आइलैंड्स, इधर अटलांटिक में जो आइलैंड है, हर जगह जो है इंडियन लेबरर को सेंड किया। ठीक है, तो इंडेंचर्ड लेबर, और सिर्फ इतना ही नहीं, इंडेंचर्ड लेबर का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको टी प्लांटेशन, यानी कि जो असम में टी प्लांटेशन में वर्क करने वाले लोग थे उनके ऊपर भी अप्लाई किया गया, यहाँ पे श्रीलंका में भी अप्लाई किया गया। तो इसका बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव यूज होता था, और इसका एक सेट पीरियड, मतलब लगभग 5 इयर्स का जो है कॉन्ट्रैक्ट होता था। इस 5 इयर्स में वर्कर जो है आ नहीं सकते हैं। अब जिस टाइम पे इनके साथ प्रॉमिस किया गया कि आपको बहुत अच्छा अच्छा जॉब मिलेगा, बहुत अच्छा लाइफ आप देखोगे, बट रियलिटी में ऐसा था नहीं। रियलिटी में जो वर्कर्स थे, दे स्टार्ट टू फेस हार्श कंडीशन इन दोज एरियाज, हार्श कंडीशन। इस हार्श कंडीशन के कारण जो है लेबर दुखी होने लगे। तो 1900 में जो इंडिया के पॉलिटिशियंस थे, जो इंडिया के लीडर्स थे, उन्होंने स्टार्ट किया इसको प्रोटेस्ट करना कि इस तरीके का लॉ नहीं होना चाहिए। इवन 1921-22 में जाके ये एबॉलिश किया गया। तो इस इंडेंजर्ड लेबर के बेसिस पे आज हमारे कई सारे कंट्रीज है जहां पे लोग जो है इंडियन ओरिजिन के हैं। वहां पे जो है, यहाँ यूपी, बिहार, इस जगह से लेबर को ले गए, और वहां पे इन लोगों का कल्चर चेंज हो गया, थोड़ा बहुत कल्चर मिक्स हो गया, आप कह सकते हो, चेंज नहीं हुआ। जैसे एग्जांपल के लिए ट्रिनिडाड में एक त्योहार मनाया जाता था, मुहर्रम। अब ये जो है मुहर्रम कन्वर्ट होके त्योहार का नाम हो गया है होसे। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक होजे ऐसा फैमिली फेस्टिवल है जिसमें जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। ऐसे ही बड़ा ही फेमस जो है म्यूजिकल कॉन्सर्ट होता है जिसको बोलते हैं चटनी म्यूजिक, चटनी म्यूजिक अबाउट दी, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे इंडिया के ही कल्चर को इनडायरेक्टली, जो है ये सब चीजें रिप्रेजेंट करता है। सो आई होप कि ये इंडेंचर्ड लेबर का स्टोरी समझ में आया होगा। ऐसे ही है कि यहाँ के एक नोवेल राइटर थे जिनका नाम था वीएस नॉकपॉल, जिनको नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने नोवेल लिखा था ऑन दी इंडेंचर्ड लेबर के बारे में। सो इंडेंचर्ड लेबर जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर थे, हार्श कंडीशन इनको फेस करना पड़ा था। इन्होंने भी समहाउ जो एक वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर, क्योंकि हम लोगों ने वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया था ना, कैसे 40 टाइम्स जो है इंक्रीज हो गया था 1820 से लेकर 1910 के बीच में 40 टाइम्स इंक्रीज हुआ था। उसमें मेन रोल तो इन लोगों ने भी तो प्ले किया था। ठीक है, इसको बिठाता हूं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में जो है फूड प्रोडक्शन, फूड का डिमांड, फूड और अदर क्रॉप का डिमांड बहुत हाई था।
इसीलिए तो जो प्लांटेशन वाले थे, प्लांटेशन को हैंडल करने वाले, वो लोग ज्यादा से ज्यादा प्लांटिंग एक्टिविटी कर रहे थे। इसी में बीच जो है, जो इंडियन पीजेंट्स थे, इंडियन पीजेंट्स, वो भी इस तरीके की चीजों को उगाना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये था इनके पास फंड की कमी, सो लैक ऑफ फंड। तो बेसिकली हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इसमें, कैसे इंडियन एंटरप्रेन्योर फ्लरिश हुए, एंटरप्रेन्योर इन अब्रॉड। तो डिमांड था फंड का, तो यहीं पे जो है रोल आता है इंडियन बैंकर्स का। इंडियन बैंकर्स, जैसे इंडियन बैंकर्स शिकारीपुरी श्रॉफ, ये कम्युनिटी है जो लोगों को फंड प्रोवाइड करने का काम करता था। इसके अलावा जो है लट्टू कोट्टई चेत्तियार, तमिलनाडु के। अब ये क्या करते थे, ये फंड प्रोवाइड करते थे इंडिया को, इंडिया वाले लोगों को जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करना चाहते थे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट के लिए। अब या तो ये अपना खुद का पैसा कलेक्ट करके जो है प्रोवाइड करते थे, या यूरोपियन बैंक से ये लेके जो है प्रोवाइड करते थे। तो ये इन लोगों ने अपना खुद का प्रॉपर वे से एक सिस्टम डेवलप कर लिया था, जिसके थ्रू बहुत दूर दूर तक, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस, ये मनी ट्रांसफर का काम करते थे। वैसे जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता था उसको हुंडी बोला जाता था, ठीक है, बुक में नहीं दिया बट छोड़। तो मनी ट्रांसफर ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये चीजें होती थी। तो एक तरीके से इन्होंने खुद को जो है एक कारपोरेट सिस्टम जो है अपना खुद का इस्टेब्लिश कर लिया, कारपोरेट सिस्टम। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने फॉलो किया यूरोपियंस को, कहां पे, अफ्रीका में भी, अफ्रीका या अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में भी, जहां पे इन लोगों ने क्या किया, अपने बैंकिंग सिस्टम को फ्लरिश किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स, अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने भी यूरोपियंस को फॉलो किया। कहने का मतलब कैसे इन लोगों ने अपना खुद का बिजनेस या फिर अपना शॉप स्टैब्लिश। ये लोग जहां पे पोर्ट एक्टिविटी, जहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की एक्टिविटी होता था, वहीं पे जाके अपना शॉप ओपन कर देते थे। और उस शॉप में लोकल आइटम्स, बाहर के आइटम्स, एक्सपोर्टेड इंपोर्टेड आइटम्स, इन सब चीजों को बेचने लगे और दे बिकम फ्लरिश। तो ये भी जो है उसी दौरान हो रहा था। इंडियन एंटरप्रेन्योर थ्रू आउट द वर्ल्ड ये फ्लरिश हो रहे थे, ठीक है। इसको मिटाता हूं। तो आज का लास्ट टॉपिक है हमारा, इसको समझते हैं। इंडियन ट्रेड कॉलोनियलिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम। तो पहले ये समझिए, पहले के टाइम में इंडिया में कॉटेज इंडस्ट्री हुआ करता था। कॉटेज इंडस्ट्री, इसका मतलब क्या है बेसिकली? इसका मतलब ये है कि होम बेस्ड इंडस्ट्रीज हुआ करते थे। होम बेस्ड, घर में ही लोग कपड़े वगैरह बनाते थे, और ऐसे कई थे, मल्टीपल थे। तो दैट इज द रीजन इनका एक्सपोर्ट बहुत अच्छा था। तो ये जो प्रोडक्ट था, स्पेशली मान लो क्लॉथ की अगर बात करें, कॉटन प्रोडक्ट की अगर बात करें, बहुत ही फाइन क्वालिटी कॉटन जो है प्रोड्यूस होता था। अब ये जो है जब इसको एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन में जब ये आता था, तो ब्रिटेन में ये इसको कोई, मतलब ब्रिटेन के जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थे, ये इसको कंपीट नहीं कर पाते थे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नॉट एबल टू कॉम्पीट, तो इसको कॉम्पीट तो कर नहीं पाते थे।
तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने गवर्नमेंट से कहकर इंडियन प्रोडक्ट पर बैन लगवा दिया, इंडियन प्रोडक्ट पे बैन लगवा दिया। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि जो 1800 में 30% एक्सपोर्ट होता था वो 1815 तक जो है 15% रह गया। क्योंकि बैन लगाने का मतलब ये है, बैन लगाना कह लो या फिर टैरिफ लगाना, ठीक है, बैन भी लगाया और टैरिफ भी कह लो। टैरिफ लगाने के कार जो है महंगे, जो सामान था वो इंडियन प्रोडक्ट का महंगा हो गया, तो जो एक्सपोर्ट था इंडिया का वो डिक्लाइन होने लगा 15%, और फर्दर 1870s के आसपास लेस देन 3% रह गया। एट द सेम टाइम एक चीज और हुआ, और वो था जो है रॉ मटेरियल। अब ये तो हो नहीं रहा, ये तो कपड़े तो ले नहीं रहे डायरेक्ट, प्रोडक्ट तो ले नहीं, लेकिन रॉ मटेरियल मान लो एज ए फाइन क्लॉथ ही समझो, फाइन कॉटन, ठीक है, क्लॉथ नहीं सिर्फ कॉटन। रॉ मटेरियल जो है जहां पे 1812 में 5% था, वो 1870 के आसपास 30% बढ़ गया। रॉ मटेरियल का इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट ब्रिटेन में 5% से 30% बढ़ गया। और ये एक सर्टेन रूट भी फॉलो करते थे, आपने पहले इसके रूट के बारे में पढ़ा होगा कि कैसे जो है इन्होंने शुरुआत में जो इंडिया में इंडिगो प्रोड्यूस करते थे, इंडिगो के अलावा इन लोगों ने प्रमोट किया ओपियम प्रोड्यूस करने के लिए। ओपियम मतलब क्या बोलते हैं, गांजा। ओपियम प्रोड्यूस करने के लिए इंडिया वालों को प्रमोट किया गया। तो ये इंडिया से जाते थे चाइना, इंडिया से जाते थे चाइना, चाइना में यहां पे ये ओपियम को सेल किए, और परचेज, इसको बेचने के बाद जो पैसा मिला इन्होंने परचेज कर लिया, टी को परचेज किया। अब ये टी जो था, टी और अदर आइटम्स, टी एंड टी प्लस अदर आइटम्स, ये परचेज किया, इसको ले जाके ये बेचते थे कहां पे, इंग्लैंड में या यूरोप में, यूरोप में इसको सेल किए, चाय और अदर आइटम्स को। फिर यहां से ये लोग जो है यूरोप में सेल करने के बाद जो भी पैसा मिला, यहां से ये लोग फिनिश प्रोडक्ट लेते थे, कपड़े वगैरह, फिर ला के वापस इंडिया में सेल करना, थ्रू आउट द कंट्री को ट्रेवल करते हुए, थ्रू आउट द वर्ल्ड को ट्रेवल करते हुए, बेचते हुए, फिर लास्ट में। तो ये एक सही, इसको बोलते थे गोल्डन ट्राइंगल, गोल्डन ट्राइंगल। तो ये इनका चल रहा था अच्छा खासा बिजनेस। तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कैसे इंडिया के इंडस्ट्री को जो है डिस्ट्रॉय किया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया के जो कॉटेज इंडस्ट्री था या फिर इंडिया के जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी था उसको डिस्ट्रॉय करने में एक और बड़ा मेजर रोल था इनका। ये इंडिया के ऊपर अगर आप देखोगे इनका डेटा तो आपको दिखेगा कि रॉ मटेरियल, फूड आइटम्स, फूड ग्रेन्स, रॉ मटेरियल, ये ह्यूज अमाउंट में, ह्यूज क्वांटिटी में इंपोर्ट टू यूरोप, इंपोर्ट टू ब्रिटेन कह लो, यूरोप कह लो। लेकिन ये यूरोप वाले इंडिया को भेजते थे फिनिश प्रोडक्ट जो कि कम क्वांटिटी में होता था, बट अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूज डिफरेंस था। अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एक्सपोर्ट करते थे वो हाई वैल्यूड प्रोडक्ट थे, वैल्यूड प्रोडक्ट, जिसके कारण जो जैसे इंडिया हो गया और ब्रिटेन, इनके बीच में जो ट्रेड था, ट्रेड रिलेशन, ब्रिटेन के लिए ट्रेड सरप्लस था, सरप्लस यानी कि कहने का मतलब ब्रिटेन वाले मान लो 10 रुपए का बेच रहे हैं सामान, इंडिया वाले सिर्फ 1 रुपए का ही बेच रहे हैं, तो 9 रुपए की इनकम इनका ज्यादा। और ये ट्रेड सरप्लस जो है ये और जगह ये इस्तेमाल करते थे जहां से इनका ये जो अमाउंट ये कमा रहे हैं, जहां पे इनका ट्रेड डेफिसिट है ना, ट्रेड डेफिसिट यानी कि कहीं पे घाटा हो रहा है ना, वहां पे ये पे करते थे, इसको बैलेंस कर लेते थे, अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड कह लो। तो ये सारी चीजें तो चल ही रहा था।
अपार्ट फ्रॉम दैट ये इंडिया को एक और तरीके से लूटते थे जिसको बोला जाता था होम चार्ज। ये सब तो था ही, होम चार्ज। अब होम चार्ज में क्या हुआ कि इंडिया के किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी तरीके से किसी भी कंपनी ने अगर इन्वेस्ट किया हुआ है तो जो भी टोटल इसका जो आप कह लो डिविडेंड बनता है, प्रॉफिट बनता है, वो पैसा गया आउट ब्रिटेन। जो जो ब्रिटेन के पास एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं कैसे, एक तो कंपनी जो कोई इन्वेस्टमेंट हुआ है, इन्वेस्टमेंट उस पे डिविडेंड बोल लो, अभी के लिए आप यही समझो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट पे। जो ऑफिशियल थे ऑफिसर्स उनके रेमिटेंस कह लो, रेमिटेंस मतलब पैसा भेजना। जैसे कोई आपका करीबी मान लीजिए मुंबई या दिल्ली में काम कर रहे हैं तो वो जो पैसा सेंड करेंगे घर पे उसको रेमिटेंस कहते हैं। इसके अलावा ट्रेडर्स जो बिजनेस कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, वो भी पैसा कहाँ भेज रहे हैं, ब्रिटेन में। इसके अलावा पेंशन, जो यहाँ पे ऑफिसर्स वगैरह वर्क किए हैं उनके पेंशन एंड सैलरी, ये भी एक तरीके से क्या था, जो इंडिया का इनकम था, पैसा था, उसको ड्रेन होना, बह जाना। तो इस तरीके से कॉलोनियलिज्म ने इंडिया के एक तो इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया था। रॉ मटेरियल पहले फिनिश प्रोडक्ट बेचते थे, बाद में रॉ मटेरियल भेजने लगे, बदले में इनको फिनिश प्रोडक्ट मिलता था इंडियंस को। इसके अलावा जो है जो होम चार्जेस थे, इसके कारण भी इंडिया इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हुआ और हम लोगों ने डेटा के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। ठीक है, और भी मैं देखता हूँ एक आध दो पॉइंट अगर मिलता है तो ठीक है, वरना एंड करते हैं यहीं पे। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। आई नो कि क्लास बहुत ज्यादा लेंदी हो गया, बट ठीक है, इतना एडजस्ट कर लेते हैं ना। ठीक है, थैंक यू।